नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रभाववाद। आज से पूर्व 3 वाद पर हमने बात की: नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद और यथार्थवाद। सभी वाद के अंत में उनके क्षरण के कुछ कारण रहे और नवीनवाद का जन्म हुआ। ठीक उसी प्रकार यथार्थवाद में भी अंत समय में, क्योंकि यथार्थवाद में ज़्यादा लंबे समय तक चल भी नहीं सका और पूर्वे के बाद में कोई ज़्यादा उस पर काम करने वाले चित्रकार आगे नहीं बढ़ पाए और यथार्थवाद धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। और उसका एक बड़ा कारण ये था, यथार्थवाद वही प्रस्तुत करता था जो सामान्य रूप में हम देखते हैं। जो घटना या चित्र वर्णन, जिस घटना का वर्णन चित्रकार चित्र में करते वो ठीक वैसी ही दिखाई देती थी जो सामान्य जगत में जैसी हुआ करती थी। उसमें रोचकता, सौंदर्यपरकता और नवीनता का आभास नहीं हो पाता था और उससे संतुष्टि दर्शक को उतनी नहीं रह पाती थी जितनी की होनी चाहिए। कला में जहाँ तक सौंदर्य और रस का भाव न हो तो कला ज़्यादा समय तक चल नहीं सकती और यही मुख्य कारण था यथार्थवाद के पतन का। यथार्थवाद में चित्र के, वस्तु के और पात्र के सामान्य रूप को बड़े सामान्य ढंग से, यानी यथार्थपरक ढंग से वो अपने चित्रों में उकेरते थे। तो जो कलात्मक सौंदर्य था, कलात्मक प्रतिभा थी, कलात्मक जो उसमें रस आना चाहिए वो उतना नहीं आ पाता था और यही कारण था कि धीरे धीरे यथार्थवाद जड़ता की तरफ बढ़ने लगा और एक नए वाद का जन्म होने लगा और वो था प्रभाववाद। प्रभाववाद एक ऐसा वाद है जो आधुनिक कला का आधार स्तंभ है। यानी आधुनिक कला का अगर सबसे आरंभिक और महत्वपूर्ण कोई वाद है तो वो प्रभाववाद है। क्यों? क्योंकि कला वहाँ से सौंदर्य सर्जन के साथ, नवीनता के साथ, नए विचारों के साथ, नई प्रस्तुति के साथ कला जगत में आगे बढ़ने को तत्पर हुई। प्रभाववाद वो समय था, न केवल चित्र अपितु साहित्य में भी प्रभाववाद का बड़ा बोलबाला था। साहित्य के अंदर भी सामान्य विषयों को लिया जाता था और उस पर लेखनी की जाती थी, लेकिन लेखनी का कौशल इतना अद्भुत हुआ करता था, उसमें इतनी सुंदरता से लेखीय जो कौशल है उसमें लेखनी के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का सहारा लेकर उसको इतना, लेखनी को इतना भावपूर्ण बना दिया जाता था कि जो सामान्य विषय था उसमें भी एक चमत्कार पैदा हो जाता था, उसमें भी एक अभिव्यक्ति पैदा हो जाती थी, उसमें भी एक आकर्षण पैदा हो जाता था। ठीक उसी प्रकार चित्रों में भी बहुत ही सामान्य विषय को लेकर वो चित्रण किया करते थे, लेकिन उस सामान्य विषय की, उस वस्तु की या उस पात्र की जो अभिव्यक्ति होती थी वो इतनी कलात्मक सौंदर्य के लिए होती थी कि वो वास्तविक रूप से उसका रूप हट जाता था। सामान्य जो रूप था वह अब एक सौंदर्यात्मक रूप के सामने प्रस्तुत होता था। और इसके लिए प्रभाववादियों ने जिन कला शैलीकार कला सिद्धांतों का पालन किया उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था, हालांकि जब इन्होंने प्रभाववादियों ने आरंभ में इस प्रकार के प्रयोग किए तो कला समीक्षकों ने और बुद्धिजीवियों ने भी इन पर ये आरोप लगाए कि भाई इसमें तो नया कुछ है नहीं, यही सामान्य विषय ले रहे हैं। उन सामान्य विषयों को लेकर तो यथार्थवादी भी करते थे, तो इनको आरंभ के दौर में इन पर यथार्थवादी होने का भी आक्षेप लगा। लेकिन इनके चित्रण में और यथार्थवादियों के चित्रण में बेसिकली फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि विषय के रूप में ये सामान्य जो विषय थे वो यथार्थवादी भी लेते थे और प्रभाववादी चित्रकार भी लेते थे, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर था। यथार्थवाद जो सामान्य विषय को चयन करता था उसका एक उद्देश्य होता था, उस घटना को, उस विवरण को प्रस्तुत करना। लेकिन प्रभाववाद में जो सामान्य विषय लिया गया था
अब उस विषय का उद्देश्य उस पात्र या उस वस्तु का विवरणात्मक प्रस्तुति नहीं था, अब उसकी सौंदर्यात्मक प्रस्तुति हो गया। वो उस पर जो प्रकाशीय वातावरण और वर्ण कलर का जो विशुद्धता और उसकी जो चयन, उसके सौंदर्य को लेकर वो अपना चित्रण करता था। और जो विषयगत जो वस्तु थी या विषयगत जो आकार था वो कहीं पीछे छिप जाता और उसकी जगह एक बहुत ही सौंदर्यपरक और सुंदर विषय या वस्तु का आकार उभर कर सामने आ जाता था। तो ये मुख्यतः यथार्थवाद में और प्रभाववाद में दोनों के अंदर अंतर था। और अब आप अगर देखेंगे कि प्रभाववाद जो है वो हालांकि आधुनिक कला के आरंभिक काल का वाद था, लेकिन आधुनिक कला के आगे जितने भी वाद हुए, चाहे वो घनवाद हो, चाहे वो फाववाद हो, चाहे वो अभिव्यंजनावाद हो, ये हम आगे पढ़ेंगे जब क्रमशः अपन जब आधुनिक कला के अध्ययन के आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो ये वाद अपने सामने आएंगे। और इन वादों के जो प्रमुख कलाकार थे, जैसे घनवाद के पिकासो और पूर्वे, अभिव्यंजनावाद के मुंख, भाववाद के हेनरी माथिस, और ये जो उत्तर प्रभाववाद के सेजा, ये जो आने वाले जो वाद हैं, इन वाद के जो प्रमुख चित्रकार थे, इन्होंने भी अपने आरंभिक दौर के अंदर प्रभाववाद को लेकर चित्रण किया और धीरे धीरे अपने कला कौशल को, उन्होंने कला की तकनीक को समझा और उसमें से ही अपने एक नए वाद की उत्पत्ति उन्होंने की। तो प्रभाववाद मूलतः सभी वादों का उद्गम स्थल है। हालांकि नवशास्त्रीयवाद और यथार्थवाद के बारे में भी कहा जाता था कि इनमें कई वादों के बीज रूप में, इन वादों को बीज रूप में उनमें देखा जा सकता है, लेकिन प्रभाववाद में उन वादों की क्रियान्विति शुरू हो चुकी थी। प्रभाववाद का जो प्रमुख लक्षण क्या था, तरीका क्या था, प्रभाववाद का प्रमुख सिद्धांत क्या था, वो यही था कि वस्तु और पात्र पर जो प्रकाश का जो प्रभाव पड़ता है, प्रकाश और वातावरण का जो इफेक्ट पड़ता है, उस प्रभाव से उस वस्तु के अंदर एक सौंदर्यात्मक आभा प्रस्तुत होती है। उस सौंदर्यात्मक आभा को वो अपने चित्रों में प्रस्तुत करते थे और यही चित्रण का उनका उद्देश्य था कि चित्रों के अंदर रस और सौंदर्यात्मक रस देखने को मिले, उसकी सौंदर्य की माधुर्यता दर्शक महसूस करे। तो अब इसके पीछे कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था जैसे कि पूर्व के वादों में हुआ करता था। जैसे नवशास्त्रीयवाद के अंदर पौराणिक आख्यानों को लेकर, पौराणिक देवताओं को लेकर, रोमन और ग्रीक पौराणिक कथाओं के आख्यानों का चित्रण करना, उसका विवरणात्मक प्रस्तुति एक उद्देश्य होता था और उसके धरातल में कहीं ना कहीं धर्म हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार रोमांसवाद के अंदर भी एक उद्देश्य था कि वो सामान्य जन की जो प्रस्तुति थी वो कल्पनाओं के आधार पर, अब वो देवताओं को और लोग जो रोमन कथाओं उनको आधार नहीं बनाते थे, एक कल्पना के आधार पर एक काल्पनिक संसार के निर्माण करके उस भाव को, अपने भाव को, फैंटेसी के भाव को वो अभिव्यक्त करते थे और एक भावात्मक पक्ष उसमें इनपुट किया करते थे, डाला करते थे। और यथार्थवाद में तो सादृश्य, उसकी प्रस्तुति, विषय के प्रति उनका जो आकर्षण था वो यथार्थपरक था, जैसा दिखता है उसको वैसा चित्रित किया जाता था। लेकिन प्रभाववाद के अंदर सौंदर्य की अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रकाश को अपना माध्यम बनाया। उनका मानना था कि प्रकाश के अंदर सारे रंग विद्यमान रहते हैं। प्रभाववाद के समय एक संदर्भ के लिए बात कर सकते हैं, हालांकि अपने को इसको पाठ्यक्रम में तो नहीं माना जाता। प्रभाववाद एक ऐसा वाद था कि जिस समय दो चीज़ विशेष तौर पर घटित हुई। एक तो फोटोग्राफी का आगमन हो चुका था और उसकी जानकारी भी लोगों में फैल चुकी थी और फोटोग्राफी का शौक भी था लोगों को। तो यथार्थवादी जो चित्रकार
जो चित्र अपना बनाता था वो तो सादृश्य ही बनाता था, और उसको घंटों घंटों बैठ कर उस चित्र की पूर्ति करता था, और फोटोग्राफी 1 घंटे में उसको कर देती थी। तो फोटोग्राफी की वजह से भी कलाकार के अस्तित्व पर एक सवाल आकर खड़ा हो गया कि भाई अब क्या बनाया जाए। ये वास्तु चित्रण और जो सदृश्य चित्र बनाते हैं ये तो तुरंत फोटो खींच के खड़ा कर देती है, तो कलाकार फिर क्या करे। तो एक स्थिति ये हुई जिसमें कला के अंदर यथार्थवाद से हटकर कुछ नवीन सृजन को अगर स्थान दिया जाए तो कला अपने वापस अपने स्तर को प्राप्त कर सकती है। ये एक परिप्रेक्ष्य में कारण रहा है जिसकी पुष्टि आधुनिक कला जगत या कला के इतिहास में तो नहीं रही, लेकिन सामाजिक किंवदंतियों में और ऐसा माना जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण था कि उस वक्त एक इनोवेशन हुआ कि प्रकाश के अंदर ही सारे रंग हैं, ये ऐसी जानकारी भी सामने आई। तो अब प्रभाववादियों ने इन दोनों को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाया और कला के अंदर प्रकाश को माध्यम बनाकर वो अपना चित्रण का कार्य करने लगे। उसमें 2 चीज़ें सामने उभर कर आई, एक तो विषय की प्रस्तुति के रूप में, दूसरा तकनीकी रूप में चित्र बनाना। उसमें कला रंगों का चयन और रंगों के प्रयुक्तिकरण की, उसके रंगों को प्रयुक्त करने की एक विधि वो प्रभाववादियों ने एक नए ढंग से ईजाद की। वो क्या करते थे, ज़्यादातर उन्होंने आरंभिक दौर में जैसे माने एडवार्ड माने और क्लाउड मोने हैं, उन्होंने फील्ड में जाकर, खेतों में जाकर अपना चित्रण कार्य आरंभ किया और वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का, उसका अध्ययन उन्होंने बड़ा बारीकी से किया। कैसे कि उन्होंने फील्ड में जाकर, खेतों में जाकर एक स्थान निर्धारित कर दिया कि अपने को इस जैसे लैंडस्केप में नहीं करते कि भाई इसके बीच में अपनी ये चीज़ आ रही है, इसको अपने को चित्रित करता है। तो उन्होंने भी जैसे खेत के अंदर घास की ढेरियाँ और कुछ और पेड़ पौधों का एक समूह, तो ऐसे एक स्थान को चयनित कर लेते और एक नहीं अनेक स्थान चयनित कर लेते और उन अनेक स्थानों का समय निर्धारित कर देते। जैसे प्रथम स्थान का उन्होंने सुबह 6 से लेकर 8 या 9 बजे तक का रखा, तो अब डेली रोज़ाना उस स्थान पर जाकर उसका चित्रण करते, क्योंकि 6 से 8 के बीच में जो प्रकाश का प्रभाव और वातावरणीय प्रभाव वो एक जैसा ही पड़ता था, तो वो उस चित्रण को उस समय करते। और दूसरे स्थान पर ऐसे ही इसी मूवमेंट को या अन्य किसी मूवमेंट का एक समय ले लिया, जिन्होंने 12 से 3 का ले लिया, कहीं 3 से 6 का ले लिया, तो वो निश्चित समय पर जाकर वहाँ उसका चित्रण किया करते। तो किसी चित्र में जैसे प्रभाव जो प्रकाश का पड़ रहा है, प्रातःकालीन प्रभाव पड़ रहा है, किसी में दोपहरी का पड़ रहा है, किसी में दोपहर पश्चात का पड़ रहा है, कहीं साय का पड़ रहा है, सांझ का पड़ रहा है, तो वो प्रभाव जो चित्र का पड़ता था उसका वो गहन अध्ययन किया करते थे, चित्रण किया करते थे। और उन चूँकि वो विषय एक जैसे ही थे, तो उन पर रंगों का प्रकाश के अनुसार रंगों में क्या परिवर्तन होता था, छाया प्रकाश का तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता ही था, उसके साथ साथ रंगों के अंदर किस प्रकार का प्रकाशीय प्रभाव पड़ता था उस पर भी वो बहुत गहनता से उसका चिंतन किया करते थे। और जब उनको ये मालूम हुआ कि भाई सभी रंग प्रकाश के अंदर ही होते हैं, तो प्रकाश को उन्होंने अपना प्रमुख आधार बनाया। तो हर रंग के अंदर वो प्रकाशीय रंग मिलाते, यानी कि साधारण सफ़ेद रंग वो प्राय सभी रंग में मिलाया करते थे। एक दूसरे रंग का प्रयोग प्रभाववादी चित्रण में हुआ करता था, यानी कि प्योर जो रंग था, जैसे प्योर ब्लू है, प्योर रेड है, वो बहुत कम प्रयोग करते थे। उसकी जगह वो ब्लू में भी वाइट, रेड में भी वाइट, थोड़ा बहुत वाइट का प्रयोग हर रंग में किया करते थे, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश है और प्रकाश में रंग होता है, ये एक सैद्धांतिक पक्ष था। तो और वो अपना, चूँकि प्रकाश सभी चीज़ों पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसमें एक हार्मोनी बनती थी, एक वर्ण तारतम्य बनता था। और वर्ण तारतम्य हर कलर में सफ़ेद मिश्रण से भी वैसा ही बनता था। तो वैसी संकल्पना जैसा वो देख रहे थे वो अपने चित्रों में भी प्रस्तुत कर सकते थे। तो उन्होंने हर रंग के अंदर सफ़ेद का मिश्रण किया और रंगों को आपस में मिश्रित नहीं किया।
जैसा कि रोमांसवाद के अंदर प्योर ब्रश स्ट्रोक्स लगा कर विशुद्ध वर्ण नियोजन रखा जाता था, वर्ण की विशुद्धता रखी जाती थी, वैसे प्रभाववादियों ने भी ब्रश स्ट्रोक्स और वर्ण की विशुद्धता को अपने चित्रों में बरकरार रखने की कोशिश की। बस फ़र्क इतना था कि रोमांसवादी प्योर कलर की चमक को बरकरार रखते थे और प्रभाववादी हर रंग के अंदर एक सफ़ेद मिश्रित कलर करके एक टोन बनती थी, उसका वो उपयोग करते थे। और उसका बड़ा कारण ये रहा कि जहाँ रोमांसवादी चित्रों के अंदर डीप डार्क और हाईलाइट का एक बहुत लंबा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, प्रभाववादी चित्रकारों में वो नहीं मिलेगा। प्रभाववादी चित्रकारों के अंदर एक वर्ण तारतम्य, कलर हार्मोनी बनी रहेगी और उनकी जो डार्क टोन होगी, आपने जैसे मान लो कभी मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए हैं, तो तान की जानकारी है, डार्क टोन, डीप डार्क टोन, मिडल टोन, लाइट मिडल टोन, हाईलाइट, लाइट टोन, हाईलाइट, ये सारे टोन आप परिचित हैं इन सबसे। तो प्रभाववादियों ने जो चित्र किया उसमें डीप डार्क और डार्क का स्थान, डीप डार्क का तो नहीं के बराबर था और डार्क का भी वो बहुत कम प्रयोग करते थे। तो चूँकि वो सफ़ेद मिश्रित कर देते थे हर तान में, तो एक वर्ण तारतम्यता उसमें बनती थी। तो डीप डार्क का उसमें स्थान कम था, लेकिन हाईलाइट को वो बहुत आगे ले सकते थे। अपन सामान्यतः जैसे लाइट के ऊपर हाईलाइट लगा देंगे, तो वो हाईलाइट के भी सुपर हाईलाइट और जो प्रकाश की तान थी वो उसको बहुत एक्सट्रीम तक ले जाते थे। इवन कि जहाँ सीधा प्रकाश पड़ता हो, प्रभाववाद की ये खास विशेषता है कि जहाँ सीधा प्रकाश पड़ता है वहाँ प्योर वाइट कलर भी वो लगाया करते थे। और इस वजह से उनकी जो रेंज थी पेंटिंग्स की या चित्रों की रेंज थी वो मिडल डार्क टोन से लेकर हाईलाइट की कई श्रेणियों तक हो जाती थी। यानी चित्र के अंदर एक प्रकाशीय वातावरण उसमें बना हुआ रहता था और एक सुंदर सी हार्मोनी उस प्रभाववाद में रहती थी। तो प्रभाववाद के बारे में क्रम से अपन इसको विधिवत ढंग से आगे पढ़ेंगे। ये एक सामान्य परिचय था प्रभाववाद की कला का और उसकी प्रस्तुति का, कि वो सामान्य विषयों को लेते थे। सामान्य इस विषयों का मतलब जैसे खिड़की पे प्रकाश पड़ रहा है, वहाँ गुलदान रखा है, वो भी एक विषय है। अब गुलदान जैसा दिख रहा है वैसा नहीं देखना है। अब गुलदान के ऊपर प्रकाश पड़ने से उसमें क्या कलर, लाइट की वजह से क्या चमक आई है, किस प्रकार से प्रकाशीय वातावरण से उसका मूल जो आकार है वो उसके पीछे छिप रहा है, छिप गया है। तो वो सौंदर्यात्मक जो उसका पक्ष था उसको चित्रकारों ने अपने प्रभाववादी चित्रकारों ने अपने पेंटिंगों में दिखाया। और जब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके कई, पहले इसके प्रभाववाद के सिद्धांतों पर, इस पर अपन विधिवत चर्चा करेंगे आगे की चर्चा में। और इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं, माने हैं, मोने हैं, पिसारो है, सिसली है, देगा है, रेनवायर है, इनके बारे में भी अपन क्रमबद्ध आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज एक सामान्य सा प्रभाववाद का परिचय आपको दिया है, आगे से इसको क्रमबद्ध प्रकार प्रभाववाद के बारे में पढ़ेंगे।